IVM। अचित, कहिए। सुनो ना यार, तुमने ऐसे पिक्चरें तो तुम देखते रहते हो आजकल। पता नहीं स्पेन मैड्रिड में वक्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट पिक्चरों में ना एक जगह का जिक्र अक्सर होता है। अभी नहीं, 90s की पिक्चरों में बहुत होता था ऐसा। एक शाकाल टाइप का गुंडा निकलता था एंड आएगा बिल्कुल, मतलब गुंडा, ठीक है, माफिया की बात नहीं करता, गुंडा, छुटभैया जिसको बोलते हैं, वो लोग निकलते थे। एंड ऐसा निकलेगा ऐसे एक चाकू और बोलेगा एक रामपुरी घुसाऊंगा अंदर, एक रामपुरी अंदर भेलपुरी बाहर। ठीक है, ऐसा सुना होगा अभी मूवी में तुमने। बिल्कुल सुना है। हाँ तो तो आज हम चाकू की वहां, बात करने वाले हैं। अरे नहीं भाई, चाकू को चक्को। अभी हम एक्चुअली चाकू की बात भी होगी क्योंकि हम खाने के बारे में बात करेंगे और खाना को हाथ से तो कटेगा नहीं ना। हम हम्म, चाकू की बात करेंगे, लेकिन हम रामपुर के बारे में बात करेंगे, रामपुरी क्यूजीन बियॉन्ड रामपुरी चाकू। तो अब सोचा कि अब मतलब इतना जो है खाना जो है रामपुर का, यार कोई अगर गया हो, अगर नहीं गया है तो उनकी लॉस है। और अगर कोई गया हो रामपुर, या फिर रामपुर का खाना कहीं और उसने अगर टेस्ट किया है, तो मतलब आफत, समझ लो, आफत है। रामपुर ने काफी सारी टेक्निकें दी हैं, अलग अलग किस्म किस्म की खाने भी दिए हैं, जो हम बातें करेंगे। एक टेक्निक जो कई लोग बोलते हैं वो है चांदी वर्क का, बोलते हैं कि चांदी वर्क जो है वो रामपुर से आया है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए अब जितनी, अब मैं तो एक्सपर्ट हूं नहीं ना, हम्बल आदमी। तो उसके लिए वी हैव अ गेस्ट। We have got Dr. Tadana Hussain Khan, all the way from Rampur, but in Sheffield. तो ऐसे अलग अलग जगह से हैं। तदाना हुसैन खान राइटर हैं, कलिनरी हिस्टोरियन है, कल्चरल हिस्टोरियन है, ओरल हिस्ट्री पे वो लिखती हैं। ठीक है, उनकी किताबें आ चुकी हैं, आर्टिकल्स भर भर के उन्होंने लिखा है। अल जजीरा पे मिल जाएगा, ईटर पे मिल जाएगा, स्क्रोल पे मिल जाएगा, भर भर के। मैं और तदाना आपा, हम दोनों एक प्रोजेक्ट के पार्ट भी थे, जो वो कंटिन्यू कर रही हैं अभी, जिस फॉरगॉटन फूड्स, जिस पे हम बात करेंगे। और हम दोनों ने एक किताब भी है, देसी डेलिकेसीज बोल के, जहां राणा तदाना आपा का है चैप्टर, मेरा चैप्टर है। और तो और इन्होंने दो और किताबें लिखी हैं अपने अंदर, एक फिक्शन है, एक नॉन फिक्शन है। नॉन फिक्शन है ऑन फूड, कॉल दे टू दस्तरखान। और फिक्शन वाले को काफी सारे भर भर के अवार्ड मिले हैं। सब ये किताबों का लिंक जो है नीचे चलेगा। बहुत बातें हो गई, हम करते हैं वेलकम तराना आपा, रिसर्च फेलोशिप जो कर रही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में। तराना आपा, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर द जेनरस इंट्रोडक्शन। हाँ, मैं तो सोचती हूँ कि सदफ कुछ ज्यादा ही आप आगे आगे बोल गए। इतनी बड़े काम नहीं हो रहे हैं। इन ऑल ह्यूमिलिटी, जर्नी हैज जस्ट बिगन। रामपुर कुजीन की जर्नी अभी मेरे साथ अभी शुरुआत ही है उसकी, और आगे बहुत जाना है इंशाल्लाह। Lovely. I'd love to admit, Sarath, you are an expert on Rampur cuisine. Not as much as Tarana Appa, but I don't know anything about Rampur cuisine. And I'm very excited to know more about it. Because मैं लखनऊ के बारे में बहुत सुना है और यूपी में और अलग शहरों के बारे में सुना है खाने के बारे में। बट माई इग्नोरेंस एंड जनरली जो मेन स्ट्रीम मीडिया में इन खानों के बारे में बात की जाती है, उनमें रामपुर ज्यादातर मैंने नहीं पढ़ा है, और ये मेरी गलती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे टू नो मोर। अर्चित, तो सिर्फ आप ही नहीं, रामपुर कुछ ऐसा इसकी जो कलनरी ट्रेडिशंस हैं वो कुछ ऐसे हो गए हैं कि सिर्फ आप ही नहीं, ज्यादातर लोगों को रामपुर का चाकू ही याद है। और खाने सब भूल चुके हैं। तो ये हमारे पास एपिसोड टाइटल भी हो गया, रामपुर मोर देन इट्स चाकू। बढ़िया। तो अच्छा, रामपुर के खाने के बारे में तो हम बिल्कुल बात तो करेंगे, बट उससे पहले आप हिस्टोरियन है, तो रामपुर की कल्चर और कोई हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आप बता सकते हैं, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले बिफोर वी गेट इनटू द फूड। हाँ, रामपुर एक रियासत थी, प्रिंसली स्टेट था, कॉलोनियल पावर्स यानी कि ब्रिटिशर्स के अंडर में। और इसका एस्टैब्लिशमेंट 1774 में हुआ था, जिसमें यहाँ पे रोहिलास जो एक काफी स्ट्रॉन्ग पावर थे, रोहिलखंड जो कहलाता है, मोस्ट ऑफ यूपी रोहिलखंड था। और उसमें से एक, जिसे कहना चाहिए एक ब्रांच रोहिलास, उन्होंने ये रियासत एस्टैब्लिश करी 1774 में। ये इसमें 10 नवाब हुए। और क्योंकि 1857 में ये रियासत ऐसी जगह पे थी जो कि दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है, और इन्होंने डिसाइड किया, नवाब यूसुफ अली खान ने, कि वो अंग्रेजों का साथ देंगे, क्योंकि उनको ज्यादा ट्रस्ट नहीं था, रिबेल्स जो थे उनके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं था। तो
इस वजह से ये रियासत, और ये बहुत छोटी रियासत थी, इसलिए भी उन्होंने अपनी सेफ्टी और अपने लोगों की सेफ्टी के लिए उन्होंने अपनी रियासत को बचाया, और इस वजह से ये एक तरह से ये रियासत एक मरकज बन गया, कल्चर का मरकज जिसे कहना चाहिए, या कल्चरल नोड बन गया। क्योंकि जब दिल्ली की मुगलिया सल्तनत का खात्मा हुआ और इधर अवध भी खत्म हुआ 1857 के बाद, तो वहां के जितने भी शोरा थे, राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, शेफ्स थे, सब एक बड़ी रियासत जो वहां नॉर्थ इंडिया में बची थी वो थी रामपुर, और वो वहां पे और यहाँ से कल्चरल हेजिमनी का सफर जो था वो शुरू तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड था 1857 के बाद। बिकॉज 1857 से पहले से ही ये रियासत रोहिलास जो थे वो अपने आप को कल्चर, अवध और मुगल कल्चर और इन सब से अपने कल्चर को और खूबसूरत बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। तो इसको इम्पेटस 1857 के बाद ही मिला। और उसके बाद हम देखते हैं बिकॉज 1857 में क्योंकि के बाद ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से ये बहुत ही और स्ट्रॉन्ग रियासत बन गई, और कल्चरली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि यहाँ पे सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स ये सब रजा लाइब्रेरी में आ गए, जहाँ अलग अलग जगहों से नवाब जो थे उन्होंने दे मेड श्योर के सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स जो काफी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन 1857, बट अ नंबर ऑफ देम वर ब्रॉट टू द रजा लाइब्रेरी व्हिच वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. द नवाब्स already had a library since 1774. They were themselves very well educated, but they increased that treasure and paintings as well as जैसे मिर्जा गालिब हैं या दाग देहलवी हैं, जो दो शोरा जो हम सब जानते हैं उनको, तो उनको भी रामपुर की रियासत ने ही सपोर्ट किया. इसके अलावा कई और शोरा थे. कलनरी, जहां तक कलनरी हिस्ट्री का देखें तो रामपुर में ऑलरेडी कोशिश शुरू हो गई थी 1816 से, जहां तक हमें पता चलता है मैन्युस्क्रिप्ट्स को देख के, कि कलेक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, कुक बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स, और एक तरह से जो उनकी नॉर्मल रोहिला क्विजीन थी, बहुत ही सादे लोग थे. अफगानिस्तान के रोह की एक वैली है, स्वार वैली, वहां से आए थे. ये सादगी पसंद थे, लड़ने वाले लोग थे, हाँ पढ़े लिखे जरूर थे. उन्होंने ये कोशिश करी कि और ज्यादा अपने आप को एक तरह से अकल्चरलाइजेशन हो और अपना कल्चर और खूबसूरत बने. और इसमें कलनरी आर्ट जो था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि खाना पीना ऑफ कोर्स वाज वेरी इम्पोर्टेंट. तो उन्होंने अलग अलग जगह से शेफ्स खानसामे आए, स्पेशली मुगल और अवध के खानसामे आए, और रोहिला अपने खानसामे जो उनके अपने थे, और कुछ मिलजुल के जिसे हम कहते हैं रामपुर क्विजीन या रोहिला रामपुर क्विजीन, उसकी शुरुआत हुई. और बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ये एक बहुत आली मकाम और बहुत ही ऊंचे मकाम पे ये कलनरी आर्ट पहुंच चुका था. तो ये बैकग्राउंड है इस पूरे कलनरी हिस्ट्री का और रामपुर की कल्चरल हिस्ट्री का, जिसे आप कहना चाहते हैं. That is very interesting. तो ये अवध नहीं है, मुगल नहीं है, पर अवध, मुगल और रोहिला का एक मिक्स है. That's very interesting. जैसे कश्मीरी, कुछ आपको टच कश्मीरी कुजीन का भी मिलेगा इसमें. There was a lot of exchange, you know, कल्चरल एक्सचेंज तो था ही, साथ एक्सचेंज ऑफ कलनरी, जिसे कहना चाहिए फिनेस, ये भी था. मैं ये कहूँगी कि रामपुरी जो खाने पीने का हिस्ट्री है या कलनरी हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं, वो ज्यादा एक बेंड टुवर्ड्स अवध है, क्योंकि रामपुर के नवाब जो थे उन्होंने अवध की रियासत से भी बहुत सीखा, और वो उनके बहुत ही क्लोज थे, अवध के नवाबों के बहुत क्लोज थे, तो कल्चरली उनसे भी बहुत सीखा. लेकिन आप अगर खाएंगे, लेट्स से रामपुरी खोरमा खाएंगे और अवध का खोरमा खाएंगे, आपको बिल्कुल ही डिफरेंट मजा लगेगा. तो उनका अपना जो you can exactly make out. People don't understand this, but you can exactly make out. रामपुर के कबाब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अवध के बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. So we learned, but we adapted according to our own tastes or taste buds, जिसे कहना चाहिए. And जैसे अगर मैं फ्रेंच क्यूजीन की बात करूँ, तो फ्रेंच क्यूजीन, when you start talking about French cuisine, you talk about the four mother sauces. So ऐसी कोई distinct characteristics हैं रामपुरी कुजीन के जो बिल्कुल ही, जब बात करना शुरू करें हम रामपुर कुजीन के बारे में,
उसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, रामपुर क्विजीन का जो एक मुझे एक्चुअली आई बिगैन द जर्नी एज बीइंग अ पर्सन हु हैज ऑलवेज हैड रामपुरी खानास बट हैड नो आइडिया कि ये क्या, इसमें क्या खास बात है। तो जिसे कहना चाहिए इनसाइडर आउटसाइडर कहेंगे आप। व्हाट आई रियलाइज थ्रू माय जर्नी इज that रामपुर में एक तो खड़ा मसाला, that is a specific combination of masalas which are basic masalas of रामपुर जिसे कहेंगे, जिसमें कि एक बहुत खास चीज होती है पीली मिर्च कहलाती है, जो कि आपने शायद और सब जगहों पे नहीं मिलती है इतनी आम। लेकिन पीली मिर्च एक ऐसी चीज है कि बगैर तो मैं खाना बना ही नहीं सकती, और कबाब तो सवाल ही नहीं है जो बन जाए। तो अगर आप रामपुरी से कहेंगे कि आप कबाब बनाइए तो वो सबसे पहले पीली मिर्च और कच्चा पपीता ढूंढेगा, उससे पहले उसके बगैर कुछ नहीं करेगा। और स्पेसिफिकली देयर आर सर्टेन, यू कैन से द मेल्डिंग ऑफ मसालास इन अ स्पेसिफिक इज रामपुर क्विजीन। You see the combination of masalas। तो अगर अवध की तरफ जाएं, आप कहते हैं कि अवध से क्या फर्क है? अवध में ज्यादा एरोमेटिक मसालाज या ज्यादा बहुत तेज खुशबू वाले मसाले, 25-30 खुशबुएं पड़ती हैं गरम मसाले से अलग 25-30 खुशबुएं पड़ती हैं कबाबों में। लेकिन रामपुर में आप ये नहीं देखेंगे कि इतने सारे एरोमेटिक्स हैं। जैसे अगर केवड़ा है तो हाँ केवड़ा पड़ता है, लेकिन दैट ओवरपावरिंग एरोमेटिक यू विल नॉट फाइंड इन रामपुर cuisine. So that is one thing that is distinctive about रामपुरी cuisine. Because देखिए पठान जो थे वो तो बेसिकली लड़ने वाली कौम थी, बहुत ही सिंपल सादे मिजाज के लोग थे। उन लोग के अंदर कोई, और आज भी उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, क्या कहना चाहिए, बहुत ज्यादा बनावट नहीं है। उनको बेसिक और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स पसंद हैं, बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स। मीट हेवी cuisine कहलाएगी ये। It is a meat heavy cuisine. It has basic strong flavors, very less use of aromatics. And अगर आप कोई ऐसा spice कहेंगे तो I would say that हाँ पीली मिर्च would be one thing that no Rampuri cook, any householder also in Rampur would do without a पीली मिर्च. अच्छा, So that is very interesting. Some things that are there in Rampuri cuisine. That's just putting it very simply, Archit. Okay. There are a lot of intricacies of Rampur cuisine. Okay. And आपने कहा कि आप grew up eating Rampuri cuisine, तो आप खुद रामपुर से ही हैं, हम guessing? नहीं, एक्चुअली मेरी वालदा, माय मदर, शी इज फ्रॉम रामपुर। हाँ जी। मेरे नाना नानी वो रामपुर के ही थे, लेकिन अलीगढ़ में सेटल हो गए थे। तो खाना हमारे यहाँ तो रामपुर स्टाइल से ही बनता था। लेकिन आप भी बनाते थे और आप भी बनाते हैं? एक्चुअली वही सारी सबसे बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि नॉर्मल खाना, अच्छा शादी मेरी रामपुर में ही हुई, तो वहां रामपुर आके भी जिस थोड़े अरसे में रही रामपुर में तो थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन रेगुलर खाना नहीं बनाती थी, लाइक डेली खाना नहीं बनाती थी ना, मुझे बहुत ज्यादा आता था। शायद ये अच्छा भी हुआ मेरे लिए, क्योंकि अब मैं बहुत गौर से हर चीज देख रही हूँ। कोई भी चीज गिवन नहीं है, हर चीज को बहुत ही एनालिटिकल वे में मैं देखती हूँ, बिकॉज मैं एक कुक नहीं हूँ। तो ये जर्नी ऑफ लर्निंग अबाउट रामपुर cuisine, the history of Rampur cuisine, the history of Rampur culture along was also an experiential journey, क्योंकि मैं उसको खुद करके या खुद बना के और समझती थी। कोई भी चीज मेरे लिए गिवन नहीं थी, या कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो आती ही थी, या लाइक दैट। तो ये एक जर्नी मेरी रिसर्च की और मेरी माय जर्नी एज अ कुक, कुकिंग जर्नी, दोनों ओवरलैप करी, which is a very good part of this whole thing, I think. एक एकेडमिक सवाल है मेरे पास। तो जब हम रामपुर cuisine के बारे में बात करते हैं, तो इज इट घरेलू cuisine या इज इट वो फ्रेंच में वर्ड होता है ना, hot cuisine? Hot. I don't know how to pronounce it. Yeah. Hot cuisine. So या दोनों का मिक्स? ओके, सो मेरे ख्याल से हर कुजीन के दो पहलू होते हैं। एक वो पहलू होता है जो कि एक आम आदमी खाता है, और एक वो पहलू होता है जो स्पेशली रियासतों में जो रॉयल टेबल्स पे खाना था। तो ये डिस्टिंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट था फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रियासत जो हॉट क्विजीन था, जो रामपुर के नवाबों का खाना था, वो बहुत ही डिफरेंट था और बहुत ही इंट्रिकेट जिसे कहना चाहिए था। क्योंकि जैसे नवाब हामिद अली खान के पास तकरीबन 100 खानसामे थे, और उनके पास 3 किचन्स थे, एक राइस किचन था, एक करी किचन था, एक मीठे का किचन था। और किसी भी असरदार आदमी के यहाँ 2 तो किचन्स होते थे, एक अंग्रेजी खाने का और एक हिंदुस्तानी खाने का। तो
एलीट क्विजीन था। लेकिन जो लोग लेकिन नवाब जो थे वो आम खाने भी खाते थे, जैसे उन्हें खिचड़ी बेइंतहा पसंद थी। खिचड़ी बहुत ही सादा खाना है मगर वो बेइंतहा पसंद था। तो वहां पे, और जैसे प्रिंसली स्टेट का खात्मा हुआ और प्रिवी पर्सेस अबॉलिश हुए, और ये मैंने नोटिस करा कि स्लोली the gap between elite cuisine and the plebeian cuisine became very less. And in this process, a lot of the recipes or the foods that were, जो कि बहुत ही एहतमाम से बनाए गए थे या इजाद किए गए थे, जिसे हम रामपुर रॉयल कुजीन कहते हैं या रामपुर एलीट कुजीन कहते हैं, वो सारे खाने जो थे वो लोगों ने भूलना शुरू कर दिए क्योंकि वो इतने इंट्रिकेट थे और लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे। रामपुर एक बहुत ही, कहना चाहिए, उसका थोड़ा डाउनफॉल, इकोनॉमिक डाउनफॉल भी हुआ, जिसकी वजह से देयर वाज द फॉरगेटिंग ऑफ अ लॉट ऑफ दिस क्विजीन। सो यस, देयर वर बोथ द साइड्स ऑफ द क्विजीन। जो आज हम देख रहे हैं वो वो जो हम आज खाते हैं रामपुर में, वो एक आम क्विजीन है जैसे कहना चाहिए, जो कि आम लोग भी खाते थे और नवाब भी खाते थे। नवाब के रामपुर वाले से पूछिए तो आप किसी भी पुराने आदमी से पूछिए तो वो कहेंगे कि जो आम लोगों का खाना था वही नवाब अपनी मेज पे भी खाते थे। So they had all of that food. They appreciated all the simple food, but they had very, very intricate, very beautifully created food also. That was Rampur Royal Cuisine. Interesting. Even जो आपने कहा एक meat heavy cuisine है ये, तो often देखा जाता है कि जो offal parts होते हैं मीट के, those are eaten by the lower strata of the society economically, and जो थोड़े रिच होते हैं वो प्रीमियम पार्ट्स खाते हैं मीट के। ये भी होता था रामपुरी cuisine में। हाँ, जैसे ऑफल्स होते हैं, जैसे आपने बात करी फ्रेंच cuisine की, तो उसमें इंटेस्टाइन्स ये सब खाया जाता है, लेकिन आम लोग ये खाते हैं, दे लाइक ईटिंग इट समटाइम्स, बट जैसे बहुत ही गरीब तबका है वो ऐसी चीजें ज्यादा खाएगा। लेकिन ट्रॉटर्स जैसे हैं, अब आप ट्रॉटर्स जो है वो दैट वाज आल्सो हैड बाय द रामपुर नवाब्स, दे रियली एंजॉयड हैविंग दैट ट्रॉटर, या पाए जिसे हम कहते हैं, पाए का सालन, दैट वाज रॉयल कुजीन आल्सो। या मगज है, सो दैट वाज डेफिनेटली ईटन बोथ बाय ऑर्डिनरी पीपल ऑन स्पेशल ओकेजन्स एंड इट वाज आल्सो हैड बाय द नवाब्स। सो हाँ, हर जगह ये जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आम आदमी ही खाता है, लेकिन आई फील दैट देयर वाज लेसनिंग ऑफ दिस गैप। रामपुर में ये गैप आपको कम नजर आएगा। जैसे किडनीज हैं या लिवर है, ये सब चीजें खाई जाती हैं आमतौर पे, इवन एलीट पीपल हैव इट, बट यस, सम अदर थिंग्स माइट नॉट बी हैड बाय रिचर पीपल, लेट अस से। वो ऑफल्स भी डेलिकेसी बन जाते हैं। हाँ, सॉरी, गो ऑन। ऑफल्स कम लोग खाते हैं, गरीब लोग ज्यादा खाते हैं रामपुर में। Offals definitely not considered a very good kind of a thing to have offals. It's an awful thing to have an offal. Yes. Somebody had to say that joke, just saying. So is it true? Because when I was in Rampur, या फिर जब भी रामपुरी खाने के बारे में बात है, इंट्रिकेसीज की बात ऑटोमेटिकली ही आ जाती हैं। तो क्या ये कहना गलत होगा कि रामपुर में सभी नवाब हैं? बिल्कुल गलत होगा। रामपुर में मुझे सारे लोग नवाब, मतलब जब मैं मतलब या तो दे आर डायरेक्टली नवाब, या फिर नवाब के घर में उन्होंने कुछ किया है तो नवाब हो गए, या हरकतें नवाबों वाली हैं। कुछ ना कुछ तो है जो नवाब है। अब रामपुर में तो बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं, किसी का कहीं कनेक्शन है, किसी का कहीं कनेक्शन है। नवाबी फैमिली से बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका कनेक्शन वाजे हो जाए, सामने आ जाए, बताएं वो। तो ये तो एक आम चीज है। लखनऊ में भी आप सिमिलर चीज आपको मिलेगी और हैदराबाद में भी ये सिमिलर चीज मिलेगी। पुरानी दिल्ली में मिलेगी, सारे नवाब बैठे हैं यहाँ पर भी। It is hanging on to the history, I think, that जो हमारा आज है वो शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा बीता हुआ कल बहुत बहुत ही ग्रैंड था एक तरह से। एक थोड़ी सी नॉस्टैल्जिया वाली चीज है। तो एक चीज है ना, क्योंकि आपने बीता हुआ कल की बात की, रामपुर में अब तक हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वील कंटिन्यू डूइंग इट, बट आई आल्सो वांट टू ब्रिंग माय अनदर लव व्हिच इज़ म्यूज़िक। तो रामपुर में गालिब भी गए थे बीच में, शन्नू बाई जो है वो रामपुर घराने से हैं, बेगम अख्तर को टाइटल बेगम का मिला नवाबों से, रामपुर के नवाबों से। तो
ये सवाल ये है कि कुछ टेल की जो सोलफुल है, बिल्कुल मुझे रामपुर जगह और लोग इसे सोलफुल लगते हैं बड़े, कि सिटी में एक म्यूजिक का जो है ना, सिटी की हवा में ही म्यूजिक मुझे लगता है। और दूसरा कि कोई कनेक्शन विच यू कैन डिस्कस म्यूजिक और खाना के साथ में है, जो नवाबों का है या फिर जो मिस्कीन लोगों का भी शौक हो सकता है रामपुर में। हाँ, दैट इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। रामपुर घराना म्यूजिक का एक घराना था जिसे हम रामपुर घराना कहते हैं, और ये इसको शुरुआत करी तानसेन के ही फैमिली मेंबर्स में, और कई ऐसे बहुत अच्छे म्यूजिशियंस रामपुर में गुजरे। कुछ का आपने जिक्र करा, वजीर अली खान थे, और इन लोगों ने एक तरह से एक रामपुर घराने की तामीर करी। और दिस वाज द टाइम जबकि वही मैं जब कह रही हूँ ना, कल्चरलाइजेशन चल रहा था रामपुर का। और रामपुर के नवाब खुद भी बहुत, जैसे नवाब हामिद अली खान जो थे वो बहुत अच्छे बीनकार कहलाते थे। नवाब रजा अली खान खरताल बजाते थे, और उन लोगों का वो लेवल था म्यूजिक का कि बड़े बड़े गाने वाले भी मतलब उनके सामने वो बहुत ज्यादा उनको इज्जत देते थे। आपने गौहर जान थी, वो रामपुर में आई रही। मतलब एक तरह से बेगम अख्तर का आप बता रहे हैं, ये एक कनेक्शन वो लोगों को इज्जत बख्शना उनकी हुनर की वजह से, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है रामपुर में, चाहे वो एक खानसामा हो या वो एक गाने वाला हो म्यूजिक का स्पेशली। और दूसरा, हाँ, शायर जैसे नवाब रजा अली खान जो थे वो खुद भी शायरी करते थे। नवाब यूसुफ अली खान शायरी करते थे। कल्बे अली खान जो थे वो प्रोज लिखते थे। तो अपने आप को एक हुनरमंद, एक तरह से कनज़ोर और एक हुनरमंद इंसान दिखाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है रामपुर के कल्चर का। ये नहीं समझते थे कि भाई गाना बजाना हम नवाब है, हम क्यों करेंगे। ये तो आपने देखा है वाजिद अली शाह के, उसमें भी आपने देखा होगा कि उस पूरे हुनर में अपने आप को डुबो लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि म्यूजिक और खाने का क्या ताल्लुक, तो जिस टाइम पे खाना लगता था या खाना, उसी वक्त का वो राग जो है वो बजाया जाता था और गाया जाता था। सो वाइल द नवाब्स वर ईटिंग देयर वाज एक रोशन चौकी कहलाती थी। चौकी इज लाइक अ तख्त, उस तख्त को लेके घूमा जाता था और तख्त पे वो गाने वाले बैठे होते थे। ऑन द शोल्डर्स ऑफ पीपल that Roshan Chowki was going around playing that time music. और शाम का म्यूजिक अलग, सुबह का म्यूजिक अलग. You know, if you were living in the palace, you will get up and you will hear that rag. The rag is not coming, by people who are sitting in one place, but that chowki is going around, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या वो लगाव जो था म्यूजिक से, वो बेइंतहा लगाव था। और यहाँ तक रोहिलों का ताल्लुक है, उनके चार बैत का शायद आपने सुना होगा जिक्र। चार बैत एक 4 लाइन की पोएम्स के कॉम्पोजिशंस होते थे। चार बैत एक बहुत ही फोक टाइप का गाना है जो कि पठानी राग कहलाता है, और वो रजा अली खान ने भी लिखा है चार बैत। उनकी बेगम रफत जमानी बेगम वो भी लिखती थी चार बैत। तो न सिर्फ शायरी बल्कि शायरी और म्यूजिक, इमोशंस, एवरीथिंग कमिंग टुगेदर। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि रामपुर में म्यूजिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी। अब उस लेवल का मैं नहीं समझती या देखती हूँ, उस लेवल के गाने वाले शायद हमने बचपन में ही जो सुन लिए, कव्वाली सुन लिए जो हमने, वो अब हमें वो वाली चीज नहीं सुनाई पड़ती है रामपुर में। सो और सब चीजों के साथ साथ इसका भी मैं देखती हूँ कि एक डाउनफॉल हुआ है, जहां तक मुझे समझ में आता है। For various reasons, most of the reasons are economic always. Lack of sponsorship, I think. It's interesting, Archit, for you. ये उस जमाने का सराउंड साउंड था। से मुसहरी ये चौकी लेके ना बिल्कुल ऐसे जो है हम महल के घूमा जा रहा है, सराउंड किया जा रहा है। Can you imagine that? आप सोच सकते हैं कि चौकी पे बैठा हो, और मैंने एक्चुअल पिक्चर्स भी देखी हैं। इवन चौकी पे वो तवाइफ भी जैसे गा रही हैं और डांस भी कर रही हैं, और म्यूजिशियंस भी बैठे हुए हैं और कुछ चल के म्यूजिक बजा रहे हैं। सो इमेजिन दैट होल, सुबह शाम का वो म्यूजिक हर जगह आपको सुनाई पड़ रहा है, सराउंड साउंड। That is very interesting. और वो जो रूम के अकूस्टिक्स भी ऐसे बिल्ड किए होंगे कि वो साउंड सब जगह से आए। बिल्कुल बिल्कुल। सो इफ यू आर सिटिंग डाउन फॉर एन इवनिंग मील तो वही आपको सुनाई पड़ रहा है। और फिर रात भर जो म्यूजिक की महफिल, वो तो एक नॉर्मल चीज थी। दैट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग।
वो जैसे हमारे अभी भी मापारा बेगम एक है जो गाना गाती थी, जिनको रजा अली खान ने खुद ट्रेन करा था, गाना भी गाती थी, डांस भी करती थी। शी इज नियरली 100 years old। तो वो भी यही बताती हैं कि हम लोग तो रात भर, हम लोग को अलग अलग मतलब जो उस्ताद थे, जो मेन पर्सन्स थे, वो बताते थे अब आपको ये गाना है, अब आपको ये गाना है। सो देयर वाज अ परफॉर्मेंस गोइंग ऑन थ्रू आउट द नाइट ऑल्सो। Interesting. It is interesting because very surround sound, but I'm also it's always interesting to understand कि जब ये जश्न रामपुर या जश्न हर दिन का जश्न जो मन रहा था, ये जो उठा के जो मुसहरी पे घुमा रहे थे, वो कितने बिल्कुल ताकतवर हुआ करते होंगे बेचारे, जिम विम जाते होंगे हर दिन, क्योंकि अगर irrespective of the singer and dancers weight, लेकिन घूमना उसको is a task in itself। सच में। और आप ऐसे आपको झटका नहीं देना है भाई, वो गा रहा है बैठा हुआ, आप उसको झटका थोड़ी दे सकते हैं, बजा रहे हैं वो लोग बैठे हुए। हाउ कैन यू हैव टू हैव अ स्मूथ राइड। एग्जैक्टली, बिल्कुल महिंद्रा की गाड़ी बन के चलना है बिना उछले कूदे हुए। So that's why I always, like when Rampur became the safe haven for people, रामपुर की जगह बन गया, लोग ज़्यादा आ गए, तो मुझे लगता है जब ज़्यादा लोग आ गए थे तो सबको कुछ ना कुछ काम मिलता रहता था नवाब साहब के पास से। तो ये एक काम नवाब साहब ने पकड़ाया होगा कि चलो बेटा इत्मीनान से लेके घूमो और गाना सुनवाओ लोगों को। तो एक ना, क्योंकि हम रामपुर की बात करें और रामपुर की जो खूबसूरत लाइब्रेरी है उसके बारे में बात ना करें तो रामपुर की जिक्र मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अधूरा होता है। बिल्कुल, बिकॉज वो एक मतलब वो अलग ही है। इफ यू गो टू रामपुर का लाइब्रेरी, इट्स लाइक जब द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ इट, एंड दिस वाज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन पर्सन बट फोटो की बात करूं, जब मैंने पहली बार फोटो में देखा था तो बचपन की जो अलादीन की सीरीज हुआ करती थी ना, द अरेबियन नाइट्स, उसमें जो अलादीन के ससुर जी का जो महल था जैस्मिन के अब्बा के, तो वो बड़ा खूबसूरत लगता था मुझे। और रजा लाइब्रेरी जो है वो भी वैसी मतलब ऑलमोस्ट सेम दिखती थी मुझे। तो ये लाइब्रेरी का क्या कनेक्शन है? एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लाइब्रेरीज इन द वर्ल्ड। Yes, so the collection that was in Rampur did not begin with the Raza Library. जब 1774 में इन लोगों ने अपनी रियासत बनाई है तो अपना लाइब्रेरी भी बनाई और अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स और बुक्स लेकर आए। That's a very important thing, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई ये सब बस लड़ते और घोड़ों पे सवार और लड़ाई और मार काट करते हुए आए, ऐसा नहीं था। ये बेहद पढ़े लिखे लोग थे, फारसी और अरबी और सब सारी ज़बानें जानते और सारे अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आए। और ये तोशा खाना एक जगह है रामपुर में, वो पहले वहाँ लाइब्रेरी थी। ये लाइब्रेरी जो आज आप देखते हैं ये दरबार हॉल था जो नवाब हामिद अली खान ने बनवाया, और ये 1950s में जाके वो सारा कलेक्शन यहाँ पे शिफ्ट हुआ। देयर वाज ऑलरेडी अ लाइब्रेरी सिंस द बिगिनिंग ऑफ, और उस लाइब्रेरी में सब हर नवाब ने ऐड करा। जैसे नवाब कल्बे अली खान जब हज के लिए गए तो वो वहां से मैन्युस्क्रिप्ट्स लेके आए। नवाब यूसुफ अली खान वाज ऑलरेडी कलेक्टिंग, लाइक इट वाज अ पार्ट ऑफ देयर work that they had to collect manuscript, paintings, artifact, हर चीज का collection। और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अक्सर जब कोई बहू आती थी, जैसे नूर बानो बेगम जब आई, उनकी शादी हुई है मिकी मियां से, तो वो अपने साथ लाइब्रेरी उनके अपनी फैमिली ने उनको एक पूरा कलेक्शन ऑफ बुक दिया, विच इज देयर इन द लाइब्रेरी राइट नाउ। सो द लव फॉर बुक्स is also a very distinguishing part, and the collection of and saving the manuscript, उन manuscripts की और pictures, और अगर आप paintings देखें तो मुगल painting 10,000 मुगल paintings, इतनी पुरानी मुगल paintings जो हैं वो already library में हैं। So it's a huge treasure house। मैं समझती हूँ कि अगर आप एक पूरी जिंदगी भर भी उसको बैठ के धीरे धीरे देखते रहें, you will still not be able to go through everything that is there in the library, from Unani medicines to you can say Sanskrit text, to the first Ramayana that was translated into Persian, illustrated works. There is the first Quran, one complete Quran that exists today. The library has just amazing amount of things, और इसकी जितना भी इसके लिए इसके preservation के लिए काम होना चाहिए उतना कम है, because this is such a huge part। इसको इतना ज़्यादा मतलब हमारे लिए of course बचपन से हमने देखा ही था लाइब्रेरी को, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इतनी ज़्यादा मशहूर है। आम पूरे दुनिया के स्कॉलर्स इसको जानते हैं और आते हैं, एक नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे, बाहर दूर दूर से स्कॉलर्स का आना।
आना और यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंसल्ट करना, इट्स अ ह्यूज ट्रेजर हाउस। बट व्हेन यू केम बैक इन 2010 आई बिलीव, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपका रामपुर के लजा लाइब्रेरी से अलग टाइप से तारुफ हुआ, मुलाकात हुई और चचाओं से, चचा मतलब जित लाइब्रेरियन से, उनसे मुलाकात वगैरह हुई आपको किताबें, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है, तो मैं प्लीज़ फिर से बताएं। असल में 2010 में मैं वापस जब लौटी हूँ रामपुर, तो मुझे ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें अपने बचपन से सुन रहे थे, नवाबों के बारे में या कल्चर के बारे में या खाने के बारे में, लेकिन मैंने कहा चलो मैं चल के अब थोड़ा सा रिसर्च करती हूँ, मुझे शौक बहुत है रिसर्च का, तो अपनी जो चीज़ है उस पर रिसर्च करूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंची हूँ तो लाइब्रेरियंस ने कहा ये कौन आ गई हैं, जबकि मैं बड़ा कायदे से सर्वर ढक के गई थी कायदे से, तो ये कौन आ गई हैं, आप क्या ढूंढ रही हैं? तो मैंने कहा मैं कुक बुक्स, मुझे पता चला था कि वहाँ पे कुछ कुक बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। वो बड़ी अजीब सी चीज लगी मुझे कि भाई 19th सेंचुरी की कुक बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो भी फारसी में, क्या होंगी? तो उन्होंने कहा आपको मालूम है क्या फारसी में खाने को क्या कहते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं मालूम है। अब फिर उन्होंने कहा आपको यही नहीं मालूम है कि फारसी में क्या कहते हैं, तो फिर आप क्या पढ़ने आई हैं? तो खैर अब चुपचाप हम चले गए। उसके बाद वे हम थोड़ा इधर उधर रोए गए, फिर हमें बुलाया गया कि अरे आपने बताया नहीं कि आपके नाना फलां थे और ये था वो था, क्योंकि हमारी फैमिली और मेरे हस्बैंड की फैमिली उन लोगों में से जो 1774 से ही रामपुर में सेटल हुई थी। तो वो फिर हमको दे दी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स, और फिर उसको ट्रांसलेट करना, फारसी तो आती नहीं थी, उर्दू आती थी, तो उर्दू के सहारे से थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा था कि भाई ये पुलाव शाहजहानी लिखा हुआ है, तो ये कोरमा मेहताबी है यही समझ में आ रहा था। फिर उसका समझना और फिर फारसी सीखना और उसको समझने, ये सिलसिला तब शुरू हुआ। बट दिस वाज समथिंग दैट आई नेवर न्यू अबाउट, कि यहाँ पे ऐसी कुक बुक मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो 1816 से लेके और लेट 19th सेंचुरी तक मैन्युस्क्रिप्ट्स वहाँ पे प्रिजर्व्ड हैं ऑन ताम बाखी एंड ताम, these are the words for खाना। कुछ एपिसोड्स पहले आई थिंक हमने जिक्र किया था एक मसाले का हमारे एपिसोड, लज्जते ताम। तो ये लज्जते ताम मतलब खाने की लज्जत, टेस्ट, फ्लेवर। Is it related to the statement, not the statement, the phrase ताम झाम? हो सकता, ताम झाम, आई डोंट नो। ताम झाम मेरे ख्याल से कुछ ताम झाम लेके तो बर्तन की होगा जिक्र मेरे ख्याल से। हाँ, कुड बी पॉसिबिलिटी कि कहाँ ताम झाम लेके चले वो, इतना ताम झाम क्यों है, कुड बी। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैंने अभी सर्च किया देखता dictionary.com, तो मैंने उसमें सर्च किया मीनिंग ऑफ ताम झाम, तो उसमें लिखा palanquin with 2 poles carried by 2 men। बट मे बी idiomatic expression है actually, ताम झाम लेके चले। What is झाम then? I know it's saying idiomatic है थोड़ा। Interesting, that's an interesting thing, ताम झाम, and we now know कि ताम झाम means palanquin carry करना। तो बेसिकली जब गाना लोग गाए थे और जब नाच रहे थे लोग, तो ये ताम झाम लेके चल रहे थे बाकी जो। Very good. On that, let's slip into the quick itsy bitsy tiny break, और ब्रेक के बाद आते ही थोड़ी और लजीज खाने के बारे में बातें होंगी ऑफ कोर्स। और क्या ही होगा, हम यहाँ बैठ के मंजीरा बजाएंगे, नहीं ना? चलो ब्रेक ले लेते हैं फटाफट। And we're back with Dr. Tarana Khan. So सदफ ने मुझे ना जश्न बेनज़ीर के बारे में एक दो बार मेंशन किया है, पर उसने एग्जैक्टली बताया नहीं कि क्या है। तो आई एम क्यूरियस, आप बता सकते हैं कि क्या है? तो जश्न बेनज़ीर एक फेस्टिवल होता था 1860s में, नवाब कल्बे अली खां के जमाने में ये फेस्टिवल शुरू हुआ है, और ये अप्रैल में होता था। इनका बेनज़ीर महल था which was a summer palace which is now in ruins. Actually saw it falling in front of our own eyes. इसके आसपास एक बहुत बड़ा आम का बाग है, बहुत पुराना महल था, बेहद खूबसूरत, और इसमें जश्न बेनज़ीर होता था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज उस जश्न बेनज़ीर की ये थी कि इसमें पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े शायर, गाने वाले, नाचने वाले सब लोग आते थे और प्रेजेंट करते थे, और एक फेयर या मेला टाइप का था। बेनज़ीर का मेला, आम जबान में लोग इसे बेनज़ीर का मेला कहते थे, क्योंकि जो चार दीवारी थी उसके बाहर मेला लगता था जो कि आम लोगों के लिए होता था, जिसमें कि हर चीज का
खरीदा और बेचा जाता था, जैसे कि कपड़ा है या जेवर हैं या खाने पीने की चीजें हैं। तो ये पूरा जो जश्न था, इसको एक मुसद्दसे तहनियाते जश्न बेनज़ीर करके एक किताब है जो जान साहब रेख्तिगो ने लिखी है, जिसका ट्रांसलेशन पेंगुइन ने करा है, आप उसे नोट कर सकते हैं। मुसद्दसे तहनियाते द एक्स्ट्रॉर्डनरी फेयर, या मैं उसका नाम, इंग्लिश का नाम भूल रही हूँ, फेलिसिटेशंस ऑफ द एक्स्ट्रॉर्डनरी फेयर, ऐसी कुछ उसका नाम पेंगुइन में है। और इसमें स्केचेस उन्होंने बनाए जान साहब ने, और शेर, उर्दू में शेर थे, अशार थे, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा है कौन कौन लोग आए उस मेले में। जैसे कि इसमें जो दास्तान गो थे उनके नाम लिखे हुए हैं, अम्बा प्रसाद हैं उनके नाम लिखे हुए, कौन कौन दास्तान गो थे, कौन कौन गाने वाले आए थे, कौन कौन डांसर्स आई थी, और जितनी भी तवाइफें उस जमाने की थी, मुन्नी बाई हैं और कई सारी तवाइफें, उनके स्केचेस भी हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट स्केचेस उनके और उनके नाम, साथ ही साथ इवन जो ऑफिशियल्स थे उनके नाम, कि ये ऑफिशियल हैं, ये काम करते हैं, ये, और पूरे शेर में वो लिखे हुए थे। साथ में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है कि उसमें खानों के भी जिक्र थे कि क्या क्या बनता है। मुरमुरे के लड्डू थे और कबाब थे और अफीम हर जगह बड़े आराम से अफीम पी रहे हैं लोग। और ये सारा जो बेनज़ीर का मेला था, ये एंड होता था वहां पे कदम शरीफ नवाब कल्बे अली खान जब हज पे गए थे तो वो प्रॉफिट मोहम्मद के कदम के निशान लेकर आए थे, और उन्होंने एक कदम शरीफ बनाया था जो कि उनके महल के पास था। तो एक पूरा एक प्रोसेशन जाता था कदम शरीफ, और फायरवर्क्स होते थे, तो वो वहां पे खत्म होता था। तो ये कोई 8-10 दिन का मेला जश्न बेनज़ीर कहलाता था, और ये कंटिन्यू हुआ है कई साल। आई थिंक नवाब हामिद अली खान के ज़माने तक ये कंटिन्यू हुआ है, और बाद में इसको दूसरे एक और पैलेस था वहाँ पे करने लगे थे ये लोग। बट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। इंटरेस्टिंग, दिस वाज द प्लेस वेयर दाग देलवी मेट द लव ऑफ हिज लाइफ, जो मुन्नी बाई हिजाब थी। पहली बार उन्होंने उनको जश्न बेनज़ीर में देखा और उनके ऊपर बिल्कुल फिदा हो गए थे। अच्छा, बेदाग यहाँ हुए थे। हाँ, हम रामपुरी cuisine पे वापस आएंगे, सदफ लाएगा हमें, पर उससे पहले आप जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं Forgotten Foods के बारे में, can you tell us about that? Forgotten Foods was actually born after I had started researching my recipes, और मैं recipes को translate कर रही थी बैठ के, और बहुत ही मुश्किल से कुछ पकाने की कोशिश करती थी अपने खानसामा के साथ कि भाई ये इसका मतलब क्या है, और इसको मतलब प्रोसीजर्स इतने मुश्किल थे, समझ ही नहीं आते थे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं, क्या करना है इसमें। पुलाव ही तो है ना, बट पुलाव भी 50 तरह के थे। तो वो उस पूरे स्ट्रगल्स के बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा, द क्वेस्ट फॉर पुलाव शाहजहानी। वो आर्टिकल काफी फेमस हुआ, और यहाँ पे एक प्रोफेसर शिवान लैम्बर्ट हर्ली हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में, उन्होंने भी पढ़ा और उनको बेहद पसंद आया। फिर हम लोग आपस में जब हमारी बातें शुरू हुई तो उन्होंने रियलाइज करा कि ये प्रोजेक्ट तो काफी बड़ा हो सकता है, और मैं अकेले कर भी नहीं सकती थी, जाहिर है मैं कितने खाने कैसे बनाती। तो ये एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने साथ में बनाया, जिसको बहुत अच्छी फंडिंग UKRI से मिली, और AHRC आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से रिसर्च काउंसिल ने इसको फंड करा। साथ में हमने इस प्रोजेक्ट में हेरिटेज राइस का भी प्रोजेक्ट जोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था कि भाई हंसराज के चावल अब मिलते नहीं हैं, जो कि हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, क्योंकि अब हाइब्रिड राइस आ गई जिसमें बिल्कुल खुशबू नहीं है। फिर ये हुआ कि चलो इसको भी रिवाइव करा जाए। तो ये प्रोजेक्ट होते होते बहुत अच्छा और बड़ा प्रोजेक्ट 2019 नवंबर में हमने इसे लॉन्च किया, और अब इसे एक्सटेंशन मिल गया है इस प्रोजेक्ट को। इट इज डूइंग वेल। इसमें हम लोगों ने स्क्रोल में आर्टिकल्स भी लिखे हैं। एक एंथोलॉजी देसी डेलिकेसीज शाया हो चुकी है, और दूसरी फॉरगॉटन फूड्स शाया होने वाली है। साथ ही हमने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, जश्न रामपुर के नाम से एक हमने फेस्टिवल भी करा है IIC दिल्ली में, और एक दूसरा फेस्टिवल जहांनुमा पैलेस भोपाल में हम लोग करने जा रहे हैं मार्च में।
जिसमें हम लोगों ने जो रेसिपीज, जो भूली हुई रेसिपीज, फॉरगॉटन फूड, जो भूली हुई हमारी रेसिपीज थी रामपुर के खानों की, उसको हमने फिर से रिवाइव करा, खानसामों को सिखाया, और इसी बेसिस पे हमने फेस्टिवल करें कि ये नए खाने हैं, नए नहीं हैं, पुराने हैं, लेकिन नए जामे में पहना के आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। नहीं, मैं मार्च में इंडिया में हूँ. I would love to visit. Of course, it's open to the public. It's in March, and there we will be showcasing a number of recipes that we have revived from Rampur cuisine. बढ़िया. चलो चलो, मैं तो मतलब तराना आपा तो बोलते थे आ जाओ, मैं बस उनका ही वेट करना, वो आ जाए तो मैं चलूंगा रामपुर फिर से. चलो. भोपाल में ना फेस्टिवल. बस आई भी तरानापा ने मुझे पहले इनवाइट किया, मैं हेलो सर तुम चलो, मैं तो जा ही रहा हूँ. तो मैं प्लस वन मिल के आ जाऊंगा. नो यू आर, आई गॉट कंफ्यूज फॉर द बिट. आइए और आप खाइए. हाँ वही तो बोला, मैं तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हूँ, तुम चलो. ठीक है, हमने बताया. मैं भूल गया था, उम्र हो गई सर. अच्छा, तराना पर एक सवाल था, बिकॉज आपने वो मेंशन किया इससे पहले जश्न बेनज़ीर के बारे में, अफ़ीम के बारे में. तो दो सवाल है. हम जब भी सुनते हैं ना खाने के बारे में या फिर इस तरीके की बातें जब होती हैं, तो अक्सर हम बात करते हैं कि नवाब ये खाते थे, नवाब के बावर्ची ये बनाते थे, वगैरह वगैरह. बट नवाबों की जो ज़ौजा थी, ज़ौजा बीवियाँ बेगम्स, रामपुर में क्योंकि जश्न बेनज़ीर इज़ अ वेरी फेमिनिन वर्ड, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क की, जो बीवियाँ थी नवाबों की, ज़ौजा, वाइफ्स, शरीक हयात, उनका कितना रोल हुआ करता था टू influence the food that the people are eating? Interesting question, Sadaf. You will ये सवाल जो था, ये मेरे दिमाग में भी बहुत आया कि वो लोग कहाँ खाना पकाती थी या उनके पास कौन सा खाना जाता था. क्योंकि जो महल सरा कहलाती है, जो जनाना एरिया था, फोर्ट एरिया में, रामपुर के फोर्ट एरिया में वो महल सरा होती थी, तो वहां पे वो बीवियां रहती थी. और नवाब जो थे वो ऑफ कोर्स मेन पैलेस मच्छी भवन में रहते थे. बीच में कनेक्शंस थे, गलियां और ये वो, मतलब गलियां तो नहीं, ऑफ कोर्स दरवाजे, व्हाटएवर, दे कुडंट गेट आउट. उनके पास खाने पहुंचते थे. खाने जो थे वो खानसामे ही पकाते थे इन द फोर्ट. आई एम टॉकिंग अबाउट टिल द बिगनिंग ऑफ द 20th century. खाने वहीं पकते थे, मेल खानसामे पकाया करते थे खाने, और फिर वहां से बेगमों के पास जाते थे. लेकिन बेगमों के पास अपना भी किचन था, छोटा सा जैसे किचन था. उनके पास खाने तो आते थे, लेकिन वो अपने आप भी पका सकती थी. उनके बाकायदा छोटे से उनके पास मेड्स होती थी जो कि खाने वाने पका सकती थी उनके लिए, जो भी उनको चाहिए होता था. जिस तरह के उनकी मेहरुन्निसा बेगम जो है, जो कि नवाब रज़ा अली खां की बेटी थी, वो लिखती हैं कि जब वो अपनी माँ के पास जाती थी तो वो अपने हाथ से या अपनी मेड से बनवाया करती थी के लिए खाने. तो दे हैड स्मॉल किचन्स, वेल इक्विप्ड किचन्स, बट द मेन फूड, द रॉयल फूड जो था, वो सब नवाब के अंडर में. और इट वाज अ वेरी मेल टेरिटरी, इट वाज नॉट सो मच ऑफ अ फीमेल टेरिटरी. लेकिन जब हम देखते हैं कि टुवर्ड्स 1930s के बाद बेगम जो थी वो पर्दे से बाहर आ गई. नवाब रज़ा अली खान जब आए नवाब बन के, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी बेगमात जो है उनको इस तरह का पर्दा करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो सिर्फ वहीं जनाने में ही रहेंगी और कहीं नहीं आएंगी. और स्टेट फंक्शंस होते थे तो स्पेशल कुछ फंक्शंस थे जिसमें कि बेगमात भी आती थी, और उनका इतना सख्त पर्दा नहीं था. उस जमाने के जो ओरल हिस्ट्री या बातें हैं उससे हमें पता चलता है कि हाँ, उन लोगों ने भी इन्फ्लुएंस करा. उसके बाद दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द फूड ऑफ दैट टाइम, बिकॉज जैसे कि मुर्तजा अली खां की बेगम जो थी वो लखनऊ की थी, तो शी लाइक्ड थोड़ा और लखनवी टच लेके खाने. ऑफ कोर्स जो खानसामे थे उनसे कुछ और बनवाना तो बहुत ही मुश्किल होता है, वो तो अपने हिसाब से ही बनाते हैं. लेकिन शी वांटेड समथिंग, शी वांटेड कि भाई हर रोज दाल पक्के, दाल चावल मुझे रोज खाना है. और नवाब मुर्तजा अली खां कहते थे नहीं, मुझे तो आलू गोश्त खाना है रोज. So that kind of a mixture was happening after 1930s. More influence of the Begums began then. उससे पहले mostly it was like 100% मेल डोमेन. और इस तरह से आप जब कुक बुक्स भी देखते हैं तो आपको ये अंदाजा होगा कि जितनी भी कुक बुक्स थी वो दे आर एड्रेस टू द मेल, नॉट एड्रेस टू द विमेन.
इंटरेस्टिंगली एंड ऑफ 19th सेंचुरी में जो हिंदी कुक बुक्स आई हैं दे वर एड्रेस्ड टू द हाउसवाइव्स. दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. रामपुर हैड अ डिफरेंट वे. तो जो नॉर्मल लोग होते थे उनके यहाँ भी खानसामा होता था एक मेन, और कुछ बुआएं और मसाले वसाले पीसती थी, बट द शेफ वाज द खानसामा अ मेल पर्सन. So that's the thing. I mean, it's interesting that how even the older cookbooks, of course, written by men for the women folks. So it's interesting. I'm just glad to hear what you mentioned about the Begums and their role. And Begum and उनके role से, of course, we cannot talk about तीन चीजें जो रामपुर, मतलब I don't think, I mean, at least because I know Rampuri food, so I won't say that they define Rampuri food, but they are the popular ones like khichdi, Rampuri korma, and gulatti. Everybody talks about it. I think people know about it, but I want to understand because you have written about all three, and I want to understand their cultural reference, Rampuri cuisine, and not what they are. खिचड़ी तो एक बहुत ही आम लोगों की खाना था, क्योंकि रामपुर में एक तो चावल था, ये छोटा वाला चावल जिसे तिलक चंदन कहते हैं, जिसकी खुशबू बहुत तेज होती थी, लेकिन वो छोटा चावल होता था, और उड़द की दाल. तो रामपुर की खिचड़ी जो है वो उड़द की दाल की खिचड़ी होती है और बिल्कुल बॉइल्ड होती है. उसमें पीली मिर्च, अदरक, नमक, बॉइल कर दो, खत्म हो गई बात. तो बट विद इट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे उसके साथ गोभी गोश्त होता है, चटनी होती है, घी होता है, ये और मूली का अचार होता है, ये सब चीजें होती हैं. लेकिन इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अ रामपुरी टू ईट उड़द की दाल की खिचड़ी. जैसे ही जाड़े शुरू हो, दे लव उड़द की दाल की खिचड़ी. चाहे वो गरीब आदमी हो, उसके लिए भी बहुत ही सिंपल चीज है. जो अमीर हैं वो उन लोगों को भी बहुत पसंद है. सो एक जिसे कहना चाहिए कि थ्रू आउट ऑल स्ट्रेटा, सोशल स्ट्रेटा, ये बहुत ही आम चीज है. और जो रामपुरी कोरमा कहलाता है, आप एक तो कोरमा होता है नॉर्मल, जो बहुत ही ज्यादा एलैबोरेट टाइप का होता है, और एक होती है जिसे हम गोश्त रोटी कहते हैं, which was a dish that is a very जैसे आम लोगों को खिलाना है, बहुत कई हजार लोगों को खिलाना है. शादी या वलीमे में 5-6 हजार लोग तो हो ही जाते हैं एक वलीमे में. तो उन लोगों को खिलाने के लिए एक मीट करी जिसे कहेंगे, तार गोश्त को, and it is so delicious. It is very simple. It doesn't have a lot of masalas and aromatics या whatever, but it is a very simple dish, बड़ी सी तंदूरी रोटी के साथ. और ये बहुत ही रोहिला टाइप का, ये ट्राइबल टाइप की चीज है, क्योंकि ट्राइब्स साथ में खाती थी और सेलिब्रेट साथ में करती थी. तो बस वो एक बड़ी से देग में, कई देगों में, नॉट बड़ी सी, कई देगों में सालन पक गया और वो तंदूरी रोटी लग गई और वो खा ली गई. ये तार गोश्त कहलाता है रामपुर का. ये बहुत ही आम चीज है रामपुर में खाने की. और तीसरी चीज है गुलत्थी. इन सब चीजों का जिक्र मैं देख टू दस्तरखान में इसलिए किया है क्योंकि ये आज भी रामपुर में है. गुलत्थी जो है एक तरह की खीर है, मगर खीर से फर्क है क्योंकि ये खीर से ज्यादा रिच है. जैसे इसमें असली घी भी पड़ता है, इसमें और मावा भी पड़ता है, इसमें बादाम का पाउडर भी पड़ता है. सो इट इज नॉट लाइक अ सिंपल खीर. You will know the difference the minute you eat a gulathi and the minute you eat a normal. It's very different from a normal kheer. It is more elaborate. तो ये गुलत्थी का जिक्र मैंने इसके भी हिस्ट्री ट्रेस करी है कि ये कहाँ से आई और किस तरीके से यहाँ पे आई. बट हम लोग को जो गुल हैं उसमें, that is the scrapings, जो जैसे खीर लग जाती है तो वो उसकी कैरेमलाइज सी स्क्रैपिंग होती है, वो उसके ऊपर लगा दी जाती है. तो एक कैरेमल सा टेस्ट आता है उसमें गुलत्थी में. इफ आई कैन, मैं सोच रही हूँ कि किस तरह एक्सप्लेन करूँ. जैसे खीर पकाते में नीचे तले में लग जाती है, वो थोड़ी सी कैरेमलाइज हो जाती है, तो वो कैरेमल को हम क्रिएट करते हैं. वी पर्टिकुलरली डू इट. वो जली नहीं खुशबू आती है, बल्कि एक कैरेमल सी, कुछ शुगरी सी खुशबू आती है उसकी. वो इसलिए गुलत्थी, वो उसका गुल कहलाता है. वो फूल की तरह उसके ऊपर स्क्रैपिंग्स रखी जाती हैं, तो दैट इज गुलत्थी. एंड क्योंकि आपने मेंशन किया है कि रामपुरी आपसे कई बार जिक्र भी हुआ है, मेरी रिसर्च है, तो आपने भी लिखा है कि जो ताल कोरमा है मजलिसों में होता है. मजलिस मतलब किसी भी तरीके का मजलिस होता है. इट कुड बी अ बारात और इट कुड बी अ मैयत. Is there a difference between a barat and a mayyat? Like a mourning, I think mourning would be better. Surprisingly, हाँ सदफ, that is one thing I felt. वो insider outsider वाली बात है. बहुत ही मुझे अजीब सी चीज लगती थी ये चीज. या तो कोई किसी का इंतकाल हुआ है और अभी दफन हुआ है, दफन के फौरन बाद जो है या तो पुलाव की देग आ गई आपके पास गरम गरम, बिकॉज लोग
होते हैं एंड द हॉस्पिटैलिटी इज सच इन रामपुर कि अगर लोग आए हैं आपके साथ, चाहे खुश होने आए हैं चाहे आपके साथ गम में आए हैं, आपको उन्हें खिलाना है. तो वो द आइडिया ऑफ फीडिंग अ नंबर ऑफ पीपल, दैट इज द आइडिया ऑफ तारगोश. अगर आप तारगोश किसी वलीमे में खाएंगे तो उसके साथ कबाब भी हो सकते हैं, उसके साथ पुलाव भी हो सकते हैं. लेकिन जब किसी गम में खाएंगे, जैसे 10वां, तीजा, 40वां, ये सब भी होते हैं मॉर्निंग वाले ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं, जो किसी गम में खिलाए जाते हैं, तो उसके साथ कोई मीठा नहीं होता. इट्स जस्ट अ वन डिश, लाइक या तो तार रोटी हो गई या फिर पुलाव हो गया. एंड व्हाई नॉट खिचड़ी. मैं सोचती थी कि भाई खिचड़ी सबसे सिंपल चीज है, भाई गम में खिचड़ी बना दी. पर प्रॉब्लम विद खिचड़ी इज कि भाई खिचड़ी के साथ फिर चटनी भी होना चाहिए, फिर घी भी होना चाहिए. सो इट जस्ट बिकम्स टू मच. खिचड़ी खा लिया, आप बॉइल तो नहीं खा सकते. So that is why I think over time, I'm sure ऐसा the idea is just to feed people in large numbers बस. और उसमें चाहे वो celebration में लोग साथ आए हों या फिर वो लोग गम मनाने साथ आए हों, but feeding people was the main aim. That is Rampuri hospitality. हाँ, अच्छा, that is correct. I mean, I think वही जितनी बड़ी मजलिस हो, सिंपल खाना में भी, इफ दैट्स अ बेटर वर्ड, क्योंकि आपने पहले ही बोला रामपुर जो है मीट हैवी है. तो मीट से ज्यादा है या मीठे से, दोनों से हो सकता है कि नॉर्मली जो हम, प्लीज दिल्ली से हो मैं, तो दिल्ली में जो हम हलवा सोचते हैं बेसन का, सूजी का, बट मैंने सुना है गोश्त का भी हलवा होता है. और मेरे को पता था. सो रामपुर में यहाँ ये बहुत ही नई चीजें हैं जो अब हम लोग कुछ शोज में भी देखते हैं कि घास का हलवा बनाया या गोश्त का हलवा या नीम का हलवा, हल्दी का. यू वोंट बिलीव, मैंने एक हलवा फेस्टिवल था रामपुर में जो हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है. इतना लजीज हलवा, हल्दी का हलवा, खजूर का, अदरक का, तो रामपुर का हलवा था. ये इन पुराने हलवे जो रामपुर के थे उसमें अदरक हलवा होता था, अंडे का हलवा होता था और हलवा सोहन होता था. ये सारे हलवे तो होते थे. लेकिन अब जो रामपुर के खानसा में हैं, उन्होंने बहुत सी इजादें करी जस्ट टू प्लीज, एज दे स्टार्टेड गोइंग आउट एंड डूइंग फेस्टिवल्स, दे वांटेड समथिंग यूनिक. तो ये तो कुछ नए हलवे हैं, बट दे आर वंडरफुल, बेहद अच्छे. और हल्दी का हलवा अगर कच्ची हल्दी से बनता है, इतना लजीज होता है. मैंने गोश्त का हलवा नहीं खाया honestly, even though I'm from Rampur, because I really don't think it is still a modern thing. Adrak ka halwa is one halwa which has been there for number of years. और ये हमने बनाया भी, during this research हमने बनाया भी, और it is something that is uniquely Rampuri. It's made of adrak, और अलग अलग रामपुर के खानसा में अलग अलग तरकीबों से बनाते हैं इसको. बट द आइडिया इज दैट इट क्रिएट्स, थोड़ी सी गर्मी पैदा करता है जाड़ों में. इसी तरह जो समनक का हलवा, जिसे हम हलवा सोहन कहते हैं, कुछ लोग इसे हबशी हलवा भी कहते हैं. एक्चुअली इसका एक्चुअल वर्ड है हलवाए सोहन. हलवाए सोहन, सोहन हलवा भी लोग कहते हैं, बट एक्चुअल वर्ड है हलवाए सोहन. इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम समवेयर इन ईरान, और अफगानिस्तान में भी होता है. समनक इज वीट जर्म. जो वीट होती है उसके जो कोपलें, उसको थोड़ा सा जर्मिनेट करा जाता है और उसकी छोटी छोटी जब कोपलें निकल आती हैं तो उसको उसका आटा बनता है. और ये समनक का ये बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये घी को एब्जॉर्ब करता है. सो समनक के साथ हलवा बनता था और आज भी बनता है. अफगानिस्तान की अगर आप उसमें देखें तो वहां पे भी समनक का हलवा बनता है, और इसमें घी बहुत पड़ता था. मतलब मोर देन द समनक देयर वाज घी. अगर समनक 1 किलो है लेटर से, देयर वुड बी 5-6 टाइम्स ऑफ घी, बिकॉज वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है. इसको बनाने का भी एक बहुत ही स्पेशलाइज तरीका था. अभी मिलता है हलवा सोहन, बट इट इज नॉट द सेम. इट इज नॉट द सेम एज I have seen in the historical records. This was one halwa that was truly Rampuri, adrak halwa and halwa sohan, जिसे आप कहते हैं. सदफ ने लिखा है इसके बारे में. मैंने भी लिखा है, तानापा ने भी लिखा है. जस्ट वन थिंग, बिकॉज तानापा ने बोला उन्होंने गोश्त का हलवा नहीं खाया, मैंने खाया है गोश्त का हलवा. दिल्ली में फेस्टिवल तो बहुत बहुत लजीज था.
पता नहीं, मतलब बिल्कुल भी गोश्त का फ्लेवर नहीं था। जिस तरीके से उसको बनाया जाता है, मल्टीपल टाइम्स उसको दूध में बॉईल करते हैं और बिल्कुल भी गोश्त गायब हो जाता है, ऑलमोस्ट लाइक गोश्त का रेशा गायब हो जाता है। तो एक सर्टेन पार्ट ही इस्तेमाल करते हैं। और जस्ट फॉर द लिसनर्स, क्योंकि काफ़ी लिसनर्स जो दिल्ली में हैं तो वो सोहन हलवा लेने चले जाएंगे दिल्ली में, हलवाई सोहन, तो थोड़ा कन्फ्यूज आ जाएंगे। तो जो लिसनर्स जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, सोहन हलवा दिल्ली में अलग होता है, यहाँ पे अलग है। और यहाँ पे हबशी हलवा, जो तराना आपने बात किया है, हबशी हलवा या सोहन हलवा, दिल्ली में वो हबशी हलवा के नाम से मिलता है। और सोहन हलवा है, विच इज़ हलवा सोहन इज नॉट हार्ड, इट इज सॉफ्ट। हार्ड हार्ड वाला भी होता है। देयर आर टू टाइप्स, देयर इज वन दैट इज बिस्किट टाइप, और वो ईरान में भी मिलता है। सोहन वर्ड जो है वो ईरान से आया है, दैट इज अ बिस्किट टाइप। Also the soft is halwa sohan is also there. There are two kinds of halwa sohan, soft and biscuit type. Both are halwa sohan actually. Correct. But I'm saying is people who are in Delhi, if they are listening, so यहाँ पे क्योंकि वो जो सॉफ्ट वाला जो आप बात करो ना तराना पर, वो नहीं मिलता है यहाँ पे, हबशी के नाम से मिलता है। I don't know why, because it's dark and that's so racist. और it is because of that. There's also another reason. I will also put my article in the show note for people to understand Habshi halwa better. But yeah, अगर आप दिल्ली में हैं तो you have of course Shireen Bhavan in Delhi, then you have Chhena Ram, then you have Kallan, जहाँ पे आपको हबशी हलवा और सोहन हलवा दोनों मिल जाता है। खैर, so yeah, there's range. That's why I always get impressed from the way Rampur has the food and everything to offer. Experimentation भी है। और कोई ऐसी रेसिपीज और डिशेस जिनके बारे में हमने बात नहीं करी रामपुर से, जो हमारे देयर आर सर्टेन फॉरगॉटन फूड्स जिसे हम कहते हैं, उसमें तो कई चीजें हैं जो कि अब नहीं मिलती, जैसे कि पाइनएप्पल, अनन्नास पुलाव, मीठा पुलाव होता है जिसमें कि अनन्नास होता है, या सेब का पुलाव होता है, जो कि हम लोगों ने बनाया भी था IIC जश्न रामपुर में। इसके अलावा दमपुख्त मुर्ग होता है और रान कबाब होता है। रान कबाब रामपुर का इसलिए डिफरेंट है, इट इज नॉट जस्ट अ रान दैट इज द लेग ऑफ द लैम्ब दैट इज बारबेक्यूड, बल्कि इट इज स्टफ्ड विद कीमा एंड ड्राई फ्रूट्स, that is why it is different. और दम पुख्त मुर्ग दम तुर्ती कहलाता था, दम पुट का पुलाव which had whole chicken या whole quail, जिसके अंदर कीमा, ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीजें डली भी होती थी, और वो पुलाव में उसको बनाया जाता था। ये भी हम लोगों ने फिर से बनाया है, प्लस मछली का पुलाव और कई ऐसे खाने हैं जो कि अब रामपुर के खाने वाले लोगों ने भी नहीं खाए हैं क्योंकि ये 60s के बाद तो बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि किस तरह बनते हैं। तो ये इसको हम लोगों ने रिवाइव करा है, these particular dishes. Interesting. One more thing I would like to put in before we end. अंग्रेजी खाने जो रामपुर में आए, अंग्रेजी खाने तो ऑफ कोर्स कई रियासतों ने, बिकॉज वो लोग ब्रिटिशर्स को एंटरटेन करते थे, रामपुर में ने भी अपने खानसामाओं को फ्रांस और इंग्लैंड भेजा और वहां से वो सीख के आए, और अंग्रेजी खानों का अलग ही किचन होता था, वो भी उन लोगों ने अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करा। जैसे कटलेट्स, अब कटलेट्स में यहाँ पे आई, यहाँ पे शिवबान बोली कि अरे कटलेट्स तो यहाँ तो कुछ होते ही नहीं है, हम लोग समझते थे कटलेट्स वो अंग्रेजी खाना है। सो अगेन दैट इज एन इम्प्रोवाइजेशन बाय रामपुरी खानसामा। और कई लोग अब कटलेट्स तो कैलकाटा में भी और इन सब जगहों पे भी इंडो ब्रिटिश काइंड ऑफ फूड जिसे कहना चाहिए वो बन गया है, जो कि देयर वाज वन मोर ब्रांच ऑफ रामपुरी खाना which was the Anglo-Indian kind of a khana that was there in Rampur. Very interesting. So that brings us to our final part and my favorite part of the show, which is underrated, overrated and favorites. तो underrated से शुरू करते हैं। ऐसी कौन सी डिशेस हैं आपके हिसाब से जो underrated हैं, और आप कहीं की भी बोल सकते हैं। रामपुर की डिश है रस की खीर, वो मुझे बहुत पसंद है। इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस। ये शुगर केन जूस की खीर बनती है, आई थिंक इट्स रियली अंडररेटेड। हाँ, इट्स अ ग्रेट चावल होता है उसमें। चावल भी होता है। इट्स मेड एक्चुअली पूरी काफी घंटों पकनी पड़ती है ये, एंड जाड़ों में ही पकती है, एंड आई थिंक इट्स रियली अंडररेटेड बिकॉज इट्स डिलिशियस। आई लव इट। बहुत ही रस्टिक टाइप की डिश है, बट इट्स अ लवली डिश। मैं तो हर एक को कहती रहती हूँ कि प्लीज मेरे लिए बना दें और भेज दें। सो दैट्स वन अंडररेटेड डिश। ओवररेटेड डिश तो मैं कुछ नहीं समझती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे मीठे चावल इतने पसंद नहीं है।
So I will say लोग रामपुर में बहुत खाते हैं सफेदा, मोतिया, ये even pineapple pulao. I feel it's my own personal this thing because Rampur is a rice bowl जिसे कहना चाहिए. तो मीठे चावल जो हैं वो रामपुर में अक्सर खाए जाते हैं अलग अलग तरीके के. I find that overrated. That's just my personal thing. Not hurting the sentiments of Rampuris. और one of my favorite dish. अच्छा, हाँ, एक मेरा सवाल है हाँ. बिफोर आप फेवरेट बताते हो. तो राइस काफी बार मेंशन किया कि राइस इज वेरी प्रोमिनेंट इन रामपुरी क्यूजीन. तो टिपिकली जैसे कोरमा होता है, कोरमा के साथ यूजुअली ब्रेड खाई जाती है, बट ऐसा तो नहीं कि रामपुर में कोरमा के साथ चावल खाए जाते हैं. कोरमा इज ऑलवेज विद तंदूरी रोटी. अच्छा. यखनी पुलाव बनाते हैं. यखनी पुलाव इज डिफरेंट फ्रॉम बिरयानी. यखनी पुलाव हैज स्टॉक, मीट स्टॉक, and it is not spicy. मीट स्टॉक. बिरयानी इज ऑलवेज स्पाइसी, वो मसाला होता है उसमें मीट का. बट यखनी पुलाव इज वेरी, इट्स द ओरिजिनल पुलाव. इट्स द ओरिजिनल पुलाव दैट केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, लेट अस से. वेरी अंडरस्टेटेड स्पाइसेस, बट रिच. And it is meant to be had with something else. दही बड़े के साथ rather लोग than खाते in हैं, itself. या चटनी के साथ खाते हैं. In itself it is slightly bland, you can say. It is slightly bland. तो आपके फेवरेट पे आता है? Yes, my favorite dish is definitely shabdegh. Shabdegh is again one of the dishes जो अब रामपुर में नहीं बनती हैं, which is, ये अवधी dish है, मेरे ख्याल से अवधी dish है, but रामपुर has its own variety which was supposed to be really good. रात भर ये बनती है, इसका स्टॉक बनता है रात भर और उसके बाद फिर वो बनाई जाती है. बट इट इज, अब इसका बनाना ही इतना मुश्किल है. बट it is a meat dish, but it has bone stock and it has got vegetables also. It's a wonderful dish basically. और turnips and उसमें कई सारी चीजें होती हैं. turnips है और चुकंदर है और आलू है और मीट है. And it's a wonderful dish. Essentially बड़ा ही विंटरी डिश है. शब इज नाइट ऑफ कोर्स. देग इज बड़ा देगचा या देगचियाँ. रामपुर में पॉपुलर है, लखनऊ में पॉपुलर है, कश्मीर में पॉपुलर है. और मुझे पता है शबदेग के बारे में, सबसे शबदेग से बेटर शबदेग की कहानी लगती है कि किस तरीके से रात में It is basically, I think, more of an Awadh roots. But as in other things, I have seen historical works which they write that the most famous shabdeg is the Rampuri shabdeg, and now nobody in Rampur knows how to make that shabdeg. Only we have now revived it and we have retaught the Khansamas this dish. But it's just so difficult to make. मतलब आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है उसको बनाने में. तो it is a tough thing to make. It's only for very, it's a specialty, let's say. No, that's something. That specialty, and also one of the reasons maybe it is difficult to make is because मेरा मानना है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मेरा मानना है, क्योंकि रात भर बनता था. तो जितने भी अगर औरतें बनाती थीं या फिर अगर इसको मर्द बनाते थे तो बड़ा इनका रात भर का बिल्कुल चटर पटर होता होगा कि आपने रात को शब देग लगा दी है और मध्यम आंच पे वो पक रही है, धीमे आंच पे पक रही है वो, और रात भर गप्पे मार रहे लोग और जो भी एंटरटेनमेंट बेसिकली. आई थिंक दैट्स व्हाई आई लाइक शबदेग लॉट मोर, क्योंकि आई ऑलवेज फाइंड शबदेग टू बी दिस एंटरटेनमेंट वाला डिश कि लोग मिलके गप्पे मार रहे हैं और खाना खा रहे हैं. सदफ, आई आल्सो फील दिस आइडिया ऑफ स्लो कुकिंग. दैट इज द बेसिक आइडिया. रामपुर के जो यूटेंसिल्स हुआ करते थे, लाइक अभी एक इंटरव्यू हमने लिया था प्रिंसेस ने कदाब्दी का, तो वो कहती थी रामपुर के जब खानसामा जाते थे तो वो अपने बर्तन लेके जाते थे. वो कहते थे कोई बर्तन ऐसा होता ही नहीं जैसे हमारा है. द पॉइंट इज दैट दे वर यूज्ड टू स्लो कुकिंग. और अब जो स्लो कुकर्स मिल रहे हैं, आप देखिए, लाइक स्लो कुकर्स हैव बिकम द इन थिंग. पीपल एंड स्लो कुकिंग हैज बिकम द इन थिंग. इट ब्रिंग्स आउट द फ्लेवर्स ऑफ द डिश. You are not supposed to put food in pressure cookers and cook it. Cooking was a full-time occupation in all homes. There was no other way to deal with food. Yeah. Full-time occupation था ये. Brilliant. So आपको हमारे listeners कहाँ पे ढूंढ सकते हैं? I am on Twitter, Dr. Tarana, on Insta, Tarana Hussain Khan, and Facebook, Tarana Hussain Khan. There is, you can find my articles by Googling. You can find my book. Latest book is Dekh to Dastarkhan. Then the other book, Begum and the Dastan, both of them are rhyming for some reason, which is going to be republished again.
Yes. Yay! So it's going to be republished. It's a historical fiction based in Rampur, so which a lot of listeners might find interesting. But it is not about food. People say, "Why did you write about food?" So I'm not writing about food all the time. Sometimes I can write a love story also, right? Yeah. So it's Absolutely. republished by Hachette, and it will be out 24th of February. Lovely. It was a pleasure chatting with you. I am enriched now. I know a lot more about Rampur cuisine. It was So, thank you so wonderful much, talking Sarana with Appa. you, both of you. So entertaining. It didn't feel like an interview. It felt like a great conversation that we are having. Well, all the best, and thank you so much for having me with you here on the show. And all the best to both of you and your team. Thank you so much. Thank you.